क्लास ट्वेल्थ हिंदी मीडियम। आज आपके ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में आपका जो चैप्टर चल रहा है वो 5 चैप्टर चल रहा है। आपको मालूम है कई दिनों से पीछे पढ़ रहे हैं आप, है ना। तो चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य है ना। इसमें एक्चुअली जो दिया गया है किसी दंड चुंबक के लिए विभिन्न स्थितियां दी गई हैं, ठीक है। दंड चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव एक चीज है, आपको याद रखना है। चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाए या दंड चुंबक कहा जाए। कभी कभी प्रश्न बोर्ड में चुंबकीय द्विध्रुव के नाम से पूछा जाता है और कभी दंड चुंबक के नाम से पूछा जाता है। दोनों प्रश्न एक ही है। किसी दंड चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं या चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाए तो 2 ध्रुव हुए, तो द्विध्रुव वही उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो याद रखना है आपको कि चाहे दंड चुंबक हो या कहा जाए चुंबकीय द्विध्रुव, दोनों का अर्थ एक है। इन दोनों में से किसी एक के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम ध्यान दे रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वगैरह पिछले ऑनलाइन क्लासेस में आपको बताया गया था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सूत्र क्या है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हम थोड़ा रिमाइंड कर रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = μ0/4 पाई m/d²। m क्या है, ध्रुव प्राबल्य है, और d क्या है, दूरी, ठीक है। किससे दूरी है, ध्रुव से किसी बिंदु की दूरी जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर और केसेस आए थे कि अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, है ना। तो अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति हम पहले भी बताए थे, और थोड़ा सा ध्यान देना कि ये चुंबक NS, ये अब ये NS चुंबक है, इसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को यदि हम आगे बढ़ाएं तो ये बिंदु कहलाती है अक्षीय स्थिति। क्या कहलाती है, अक्षीय स्थिति, ठीक है। पहले बताया गया है, थोड़ा सा समझ लीजिए ये अक्षीय निरक्षीय का मतलब क्या है, ठीक है। वैसे आप अध्याय 1 में स्थिर विद्युत क्षेत्र में अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर चुके हैं। तो वही चीज है यहाँ पर, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए हैं यहाँ, और इस अध्याय में आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। वहां कैपिटल E संकेत था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कैपिटल B संकेत होगा। तो इस तरह, और निरक्षीय स्थिति क्या कहलाती है, ध्यान देना कि इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत यदि किसी वस्तु की स्थिति है ना, इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत यदि किसी वस्तु की स्थिति है तो ये कही जाती है निरक्षीय स्थिति। और इसका दूसरा नाम क्या है, अनुप्रस्थ स्थिति। निरक्षीय स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति, और इसका अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। तो हमको इन दोनों स्थितियों में अलग अलग प्रश्न है कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव या किसी दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। अथवा दूसरा प्रश्न है कि किसी दंड चुंबक अथवा किसी चुंबकीय द्विध्रुव। इन प्रश्न में 2 अथवा न कहा जाएगा, या तो दंड चुंबक कहा जाएगा या चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाएगा। 2 में से कोई एक ही शब्द रहेगा, ठीक है। तो कहा जाए तो इस तरह किसी चुंबकीय द्विध्रुव या दंड चुंबक के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो यहाँ पर आपको आज जो समझना है वो निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। अक्षीय स्थिति का पूर्व की ऑनलाइन क्लास में आपको बताया जा चुका है। तो ध्यान देंगे किस तरह से गणना किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर जैसे प्रश्न है कि निरक्षीय स्थिति पर किसी चुंबकीय द्विध्रुव
के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ये प्रश्न है। इसके हल में हम आज देखेंगे कि मान लीजिए कि एक ये चुंबकीय द्विध्रुव NS, इसकी प्रभावकारी लंबाई 2L लिया जाता है, 2L। ये अब मान लीजिए कि इसके मध्य बिंदु O से जो है D दूरी पर, अब हम यहाँ D दूरी इसलिए लिए हैं, हम विद्युत द्विध्रुव में क्या लिए थे, 2L वो उसमें 2L लंबाई लिए थे, यहाँ भी 2L लंबाई लिए, उसमें हम R दूरी लिए हैं। तो विद्युत के केस में R दूरी लिए हैं, तो चुंबक के क्षेत्र में स्मॉल d दूरी ले लेंगे, थोड़ा याद करने में आपको डिफरेंस रहेगा। तो मान लीजिए कि d दूरी पर स्थित चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल d दूरी पर स्थित निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो ये दूरी इसको मिलाएंगे। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र V1 है, ये N ध्रुव के कारण, तो S ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आगे की ओर ना होके, यदि ये आगे की ओर है तो S के कारण आगे की ओर ना होके विपरीत दिशा में, अर्थात इस दिशा में, तो यहाँ B2 है। अब आप देखेंगे V1 और ये थीटा कोण है, तो अब यहाँ देखिए ये भी थीटा कोण, ये भी थीटा कोण। अब यहाँ पर दो चुंबकीय द्विध्रुव है, दो ध्रुव है N और S। इस N और S के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करना है। तो N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 है और S ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर B2 है। हम देख रहे हैं कि ये दोनों तीव्रता B1 और B2 किसी चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित हो रहे हैं। यदि हम यहाँ एक इस तरह से एक चतुर्भुज बनाते हैं तो इसके विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा। ये विकर्ण कौन सी होगी, ये होगी जो दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाने वाली विकर्ण द्वारा प्रदर्शित हो रही है। यहाँ B1 और B2 को दो लंबवत घटकों में वियोजित किया जाएगा, तो ये क्षैतिज घटक कहलाएगा और ये ऊर्ध्वाधर घटक कहलाएगा। तो क्षैतिज घटक होगा B1 cos थीटा, B1 का क्षैतिज घटक B1 cos थीटा, और B2 का क्षैतिज घटक कहा जाएगा B2 cos थीटा। हम देख रहे हैं कि B1 का क्षैतिज घटक B1 cos थीटा और B2 का क्षैतिज घटक B2 cos थीटा, B1 का क्षैतिज घटक B1 cos थीटा और B2 का क्षैतिज घटक B2 cos थीटा, दोनों की दिशाएं एक है, अतः ये दोनों का योग हो जाएगा और हम बीच में प्लस लिख देंगे। और यही परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं B = B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। अब आपको समझना है कि B1 और B2 के दो ऊर्ध्वाधर घटक भी होंगे, तो ये घटक आपका हो जाएगा B1 sin थीटा, B1 sin थीटा की डायरेक्शन ये ऊपर की ओर होगी और ये B2 का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा उसकी जो ये घटक होगी ऊर्ध्वाधर घटक वो B2 sin थीटा होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं B2 sin थीटा। तो इस तरह ये B2 sin थीटा। अब आपको चित्र से स्पष्ट है क्या कि यहाँ पर B1 का जो ऊर्ध्वाधर घटक B1 sin थीटा है और B2 का जो ऊर्ध्वाधर घटक B2 sin थीटा है। B1 का ऊर्ध्वाधर घटक B1 sin थीटा, B2 का ऊर्ध्वाधर घटक B2 sin थीटा, ये दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन B1 और B2 के परिमाण बराबर है। B1 sin थीटा और B2 sin थीटा दोनों के परिमाण बराबर है, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं, अतः ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और इनके ऊर्ध्वाधर घटकों के कारण जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसमें उसके कारण जो इनका योगदान होगा ऊर्ध्वाधर घटक के कारण वो शून्य होगा, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे।
केवल बिंदु P पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो V1 और V2 के क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगी, और ये B = V1 cos थीटा प्लस V2 cos थीटा हमें बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देती है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं, हम किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं यदि हमको उस ध्रुव से उसकी दूरी मालूम हो जिस बिंदु से हम ज्ञात करना चाहते हैं, और उस ध्रुव की ध्रुव प्राबल्य हमको मालूम हो। तो आप ये देखेंगे कि ये दूरी क्या होगी, ये आधी दूरी तो यह हो जाएगी, तो ये दूरी हो जाएगी d² प्लस ये स्क्वायर, यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय हम लगा देंगे, तो ये कर्ण की साइड होगी और ये आधार की और ये लंब की, तो √d² प्लस l², और ये भी भुजा जो SD भुजा भी होगी वो भी d² प्लस l² ही होगी। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दोनों ध्रुव n और s से बिंदु P की दूरी समान है, √d² प्लस l², यहाँ भी √d² प्लस l², ठीक है। तो ये आगे हम ले रहे हैं, जितनी बात हम बोल रहे हैं अभी आपको समझाए वो आप अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। यहाँ बोर्ड में तो हम डायग्राम को समझा रहे हैं, लेकिन जितनी बात हम समझा रहे हैं वो आपको अपने फेयर कॉपी में उसको लिखना भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल आंकिक गणनाएं जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो समझा रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो आप भी फेयर कॉपी में लिखोगे। तो यहाँ पर लिखोगे कि माना NS एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L, जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल d दूरी पर निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब हम देख रहे हैं कि चित्र से स्पष्ट है कि SP = NP √d² प्लस l², ठीक है। तो अब यंग ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखेंगे यंग ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये लिया जाएगा V1 = μ0/4πm/d²। अब आपको ध्यान देना है कि √d² l² है, जब इसका इस दूरी का होल स्क्वायर होगा तो रूट साइन हट जाएगा, तो आएगा d² प्लस l²। इसी प्रकार से यस ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये V2 = लिखा जाएगा μ0/4πm/d² प्लस l²। सेम होगा क्योंकि यंग ध्रुव के लिए भी ध्रुव प्राबल्य m है, यस ध्रुव का भी ध्रुव प्राबल्य m है, दूरी भी दोनों का सेम है, यंग ध्रुव से दूरी भी वही है और यस ध्रुव से भी वही दूरी है, तो ध्रुव प्राबल्य और दूरी समान है। तो यन और यस ध्रुव के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 और V2 का जो मान आएगा वो दोनों समान होगा। तो यहाँ पर V1 V2 की गणना हम कर लिए। अभी हमको यहाँ से पता चल रहा है कि जो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है V, वो V1 cos थीटा प्लस V2 cos थीटा के बराबर है। तो ये स्वयं हमको बता रहा है कि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें V1 V2 की वैल्यू चाहिए और cos थीटा की वैल्यू
चाहिए। तो हम b1 b2 की वैल्यू तो निकाल लिए, अब हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज NOP में हम cos थीटा के लिए डिफाइन करेंगे। तो cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका L, तो स्मॉल l अपॉन आधार बटे कर्ण रूट क्या है d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू हमको क्या मिला, cos थीटा की वैल्यू मिला l अपॉन अंडर रूट d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब आपको सभी वैल्यू फाइंड हो गया, b1 हो गया, b2 हो गया, cos थीटा हो गया। तो आप बहुत आसान है कि बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा में B1 B2 cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से सॉल्व करना है आगे आप देखें। तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू आएगा B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, ये दोनों आए। अब इस यहाँ पर हमको वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट कैसे किया जाएगा ये ध्यान देंगे इधर। तो नेक्स्ट जो है आगे कि अब हम इसको चाहें तो समीकरण 1 दे सकते हैं। तो समीकरण 1 में b1 b2 और cos थीटा का मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो b इक्वल टू b1 म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, b1 cos थीटा l अपॉन अंडर रूट d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस b2 की भी वही वैल्यू है तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू l अपॉन रूट d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि दोनों पद बराबर हैं, ये पद भी वही है और ये पद भी वही है और दोनों पदों का योग हो रहा है। तो हम इसकी जगह में 2 टाइम्स करके 2 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और l अपॉन रूट d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसके आगे हम और देख रहे हैं कि किस तरह से गणना करना है आपको। नेक्स्ट तो आगे तो b इक्वल टू थोड़ा अरेंज करना है म्यू 0 अपॉन 4 पाई और स्मॉल m इंटू 2l। ये हम 2 से 2l को यहाँ रख दिए क्योंकि आपको हम पहले बताए हैं कि स्मॉल m इंटू 2l इक्वल टू कैपिटल M और ये चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l। तो यहाँ पर हम वही लिखने के लिए 2 को यहाँ स्मॉल l के साथ ले जा रहे हैं और नीचे इसका इंटू करेंगे d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब इसमें पावर 1 है, पूरे पर पावर क्या है 1 है, रूट साइन रिमूव होगा तो 1/2 पावर आएगा, तो 1 पावर एंड हाफ पावर क्या बनेगा 3/2 पावर। बेस समान हुआ तो घातांकों का क्या हुआ योग हुआ, तो हाफ पावर और 1 पावर कितना है 3/2 पावर। तो अब यहाँ पर आपको बताना है किंतु कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l ये क्या कहलाता है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या केवल हम कह सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यंजक का रूप बनेगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये आपका व्यंजक आया। आप निरक्षीय स्थिति में किसी
पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना आप कर सकते हैं। अब कंडीशनल है, स्थिति है कि यदि D इज ग्रेटर देन L, D इज ग्रेटर देन L मतलब कहने का कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है वो दूरी ज्यादा है और चुंबकीय द्विध्रुव की लंबाई कम है, अर्थात दंड चुंबक छोटा है। तो ऐसी स्थिति में D ग्रेटर देन L, तो ऐसी स्थिति में D स्क्वायर और भी बड़ी होगी L स्क्वायर से। तो D स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य मानने पर हम स्मॉल एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो व्यंजक का रूप बन जाएगा b इक्वल टू म्यू 0/4 पाई कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर का 3/2 और ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो नेक्स्ट आएगा म्यू 0/4 पाई m अपॉन डी क्यूब। याद रखना है आपको कि निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b इक्वल टू 0/4 पाई कैपिटल M अपॉन डी क्यूब। याद रखना है, हम कैपिटल M बनाना। यदि आप स्मॉल m बनाएंगे तो ध्रुव प्राबल्य है, कैपिटल M बनाएंगे तो चुंबकीय आघूर्ण है, और ये दोनों स्थितियां हैं। एक स्थिति ये भी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का लॉन्ग फॉर्म है और ये शॉर्ट फॉर्म है, स्थिति के चलते कंडीशनल हो जाता है। तो इस तरह से आप अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कर सकते हैं और इसकी फेयर कॉपी आप लोग बनाएंगे पूरा, है ना। फेयर कॉपी बहुत सिस्टमेटिक और ढंग से तो आपको नोट्स भी भेजे जाते हैं जिससे आप फेयर कॉपी बनाएं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछें कि क्या क्या दिक्कत है। ठीक है, कंप्लीट।